हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाइन्थ के लिए, कंपटीशन के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, सभी कक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज हम इस टॉपिक को, मोल कॉन्सेप्ट को, मोल संकल्पना को इस तरह समझेंगे कि आप कभी से नहीं भूलेंगे। और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल भी बनाएंगे इस पर आधारित। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको कुछ विशेष बातों की जानकारी होनी चाहिए, छोटी छोटी बातों की। जैसे किसी परमाणुओं को गिनना, अणुओं को गिनना, परमाणु आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, ये सब आपको आना चाहिए। तो चलिए छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले आप अणुओं में परमाणुओं या अणुओं को गिनना समझिए। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं H2O, मतलब यह एक अणु है। H2O लिखने का मतलब क्या? यह एक अणु है। यह अणुसूत्र है किसका? जल का। ठीक है, यह जल का अणुसूत्र है। और कितना अणु है? एक अणु है। कितना अणु है? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब यह एक अणु है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम यहाँ लिख देते हैं 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह जल के कितने अणु हो गए? 2 अणु हो गए। जल के कितने अणु हो गए? 2 अणु। अगर हम लिखते हैं Cl2, यह भी एक अणु है। यह भी एक क्या है? एक अणु है, मॉलिक्यूल है। और इस मॉलिक्यूल को हम एक मॉलिक्यूल मानते हैं। अगर यहाँ पर हम 5 लिख दें, इसका मतलब है कितने मॉलिक्यूल हो गए? 5 मॉलिक्यूल, 5 अणु हो गए। यहाँ पर अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 5। अगर हम CO2 लिखते हैं तो यहाँ पर कितने अणु हैं? एक अणु। लेकिन यहीं पर अगर हम 10 लिख दें तो कितने अणु हो गए? CO2 के 10 अणु हो गए। अब अगर इसमें हम परमाणुओं की संख्या गिनना शुरू करें, अगर आपसे ये कहा जाए कि 2 अणु, यहाँ पर कितने अणु हैं? 2 अणु हैं, तो 2 अणुओं में जल के 2 अणुओं में, यह जल का एक अणु है ना, और 2 लिखा हुआ है मतलब 2 अणु, तो जल के 2 अणुओं में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी? तो देखिए, पहले एक अणु में समझिए कितना? 2, तो 2 अणु में 4। अगर एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, तो 2 अणुओं में कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पर एक अणु में ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन परमाणु 1 है, तो 2 अणु में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी अगर हम देखें कि अगर एक अणु में कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन की संख्या 1 है, तो 10 अणुओं में कितनी हो जाएगी? तो 10। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर परमाणुओं की बात करते हैं कि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हो जाएगी कितनी? तो 2 पर 1 में 2 है, एक अणु में 2 परमाणु, तो 10 अणु में 20 परमाणु। ठीक है, तो इस तरह से आपको अणु में परमाणु की संख्या या फिर परमाणुओं से जो अणु बने होते हैं उनके आगे जो संख्या लिखी होती है उसके अनुसार संख्याओं को गिनना आना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा अणु और परमाणु की गिनती। अब आपसे अगला जो टॉपिक होगा समझना आपको, वो है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने आना। आपको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने आना चाहिए, जो कि पिछला वीडियो जो पार्ट 6 होगा, परमाणु अणु और आयन का जो पार्ट 6 होगा, उसमें मैंने बेहतर तरीके से उसको समझा दिया है। और वहाँ पर एक लिस्ट भी बनाया गया है जिसमें मतलब वैसे परमाणु जिनसे ज़्यादा मात्रा में यौगिक बनते हैं और जिन यौगिकों के आणविक द्रव्यमान पूछे जाते हैं, उन आणविक द्रव्यमानों को मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में। तो आप उसको जाए वहाँ देखें, आसानी होगी बनाने में। देखिए, जैसे हम लेते हैं CO2 का आणविक द्रव्यमान, तो यहाँ सबसे पहले हमको जो तत्व होंगे उन तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। अगर इसका हम आणविक द्रव्यमान निकालना चाहे, एक अणु का आणविक द्रव्यमान निकालना चाहे, तो क्या करेंगे? कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन कितना है? 12, और इसकी संख्या कितनी है? 1 प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। ठीक है, कितना होता है? 16, और है कितना यहाँ? 2, तो 2 कितना हो गया? 12 एकम 12 और 32 बराबर 44 AMU। ठीक है, या फिर U। आपको बताएंगे कि AMU कहाँ लिखा जाता है और ग्राम कहाँ लिखा जाता है। ठीक है, अगर कहें CaCl2, इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए
Ca कैल्शियम है, आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है सबके परमाणु द्रव्यमान, आप याद कीजिए जा करके। कैल्शियम है तो कैल्शियम का क्या होगा 40 होता है और इसकी संख्या कितनी है 1 प्लस। क्लोरीन का कितना, तो क्लोरीन का होता है 35.5 और इसकी संख्या कितनी है 2, तो ये हो गया 40 और प्लस 71 71 जोड़ेंगे तो 111 Am, ठीक है, या फिर U। तो इस तरह से आपको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने आना चाहिए। अगर आप आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर पाते हैं तो आप आसानी से, क्योंकि इसको जब हम ग्राम में बदलेंगे तब वह मोलर द्रव्यमान में बदल जाएगा, मतलब 1 ग्राम अणु में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ग्राम अणु में। मतलब कि कैल्शियम क्लोराइड का जो द्रव्यमान में जब हम मतलब कि ग्राम में जब हम लिखेंगे तो ये 1 ग्राम अणु में बदल जाएगा, ठीक है। इस बात को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं आगे आप समझिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, मूल कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मूल होता क्या है। तो जिस तरह से आप समझिए कि हम कहते हैं दर्जन में कितनी संख्या होती है, तो किसी वस्तु का मान लो केला ही ले लेते हैं या नींबू या संतरा, कोई भी पदार्थ कोई भी वस्तु, अगर हम वहां पर 12 रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर 12 वस्तु एक जगह रखते हैं हम और उसको कहते हैं कि एक साथ क्या होगा, वो जो ढेर है 12 किलो का जो ढेर लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे, तो 12 किलो को हम दर्जन कहते हैं, है ना। या कोई भी पदार्थ है 12 कुर्सियां रखी हुई है उसके ढेर को हम क्या कहेंगे, दर्जन कहेंगे। अगर वहां पर 100 रखा हुआ है, 100 रखा हुआ है, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर 100 है, ठीक, 100 कुर्सियां रखी हुई है या 100 केले रखे हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सैकड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे, सैकड़ा। उसी तरह से मोल क्या है, मतलब ये सैकड़ा क्या है, वस्तुओं का एक ढेर है जिसमें वस्तुओं की संख्या कितनी होती है 100। दर्जन क्या है, वस्तुओं का एक ढेर है, समूह है, वस्तुओं का एक समूह है जिसमें वस्तुओं की संख्या कितनी होती है 12 होती है। उसी तरह से मोल क्या है, एक ढेर है, एक अंबार है, ठीक। मोल भी क्या है, मोल भी एक ढेर है, एक अंबार है जिसमें पदार्थ वस्तुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए 6.022 × 10⁻23, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कहें कि 1 मोल केले, मतलब केलों की संख्या कितनी होगी 6.022 × 10⁻23 केले, ठीक है। हम कहें 1 मोल कुर्सी, मतलब वहाँ पर कुर्सियों की संख्या कितनी होगी, तो 6.022 × 10⁻23 कुर्सियाँ। लेकिन बेजोड़ बात यह है कि कुर्सी, टेबल या फिर केलों को हम मोल में नहीं मापते हैं या मोल में नहीं गिनते हैं, ठीक है। हम मोल में किसको गिनते हैं, तो मोल में हम गिन सकते हैं परमाणुओं को, अणुओं को, ठीक है, परमाणुओं को मोल में गिनते हैं, अणुओं को मोल में गिन सकते हैं, आयनों को मोल में गिन सकते हैं, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन्स को मोल में गिन सकते हैं, प्रोटॉन्स को गिन सकते हैं, ठीक है। तो हम कणों को गिनते हैं मतलब मोल में हम किसको गिनते हैं, कणों को, ठीक है। तो 1 मोल बराबर कितना होगा 6.022 × 10⁻23। या आसानी के लिए आपको अगर सीधा तरह से याद रहे, किसी किताब में इस तरह से भी लिखा रहता है 6.023 × 10⁻23, मतलब ये आसानी से याद भी हो जाता है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं आगे इसकी परिभाषा पर। देखा कि मोल के द्वारा हम एक संख्या निश्चित रूप से देखते हैं, ठीक है, हम गिनती करते हैं। मोल क्या है, एक संख्या को दर्शाता है, 1 मोल संख्या को दर्शाता है, वह संख्या कितना होता है 6.022 × 10⁻23। और इस मोल के रूप में हम किस संख्या को गिनते हैं, मतलब किसकी संख्याओं को गिनती करते हैं, तो परमाणुओं के, अणुओं के, आयनों की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन कणों की गिनती करते हैं, ठीक है। यह नहीं कि हम सामान्य वस्तुओं की गिनती मोल में नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक बात आती है कि मोल का अर्थ क्या होता है, तो मोल एक लैटिन शब्द है, मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है ढेर। क्या होता है, ढेर या अंबार। कहीं पर जैसे आप मान लेते हैं कि चावल या मक्के का ढेर लगा हुआ है
तो क्या है, एक अंबार है, ढेर है, और उसी को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है। और वहाँ यहाँ एक मोल में कणों की जो संख्या होती है वो आपको कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23। अब बात करते हैं परमाणुओं का एक मोल, किसी भी परमाणुओं का एक मोल, परमाणुओं का वह ढेर है, मतलब परमाणुओं या कणों का वह ढेर है जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, आपको बता दें कि अलग अलग पदार्थों का अगर हम एक मोल लेते हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलग अलग पदार्थों का अगर हम समान मोलों की संख्या अगर समान होगी, जैसे मान लेते हैं कि हम 1 मोल ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम 1 मोल हाइड्रोजन लेते हैं, अकेला हाइड्रोजन, तो इन सभी में जो कणों की संख्या होगी, यहाँ पर अणु है, यहाँ पर परमाणु है, यहाँ पर अणु है, तो यहाँ इन सब में जो अणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 यहाँ पर सभी में कणों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 6.022 × 10⁻23 होगी। तो कोई भी पदार्थ ले लीजिए, अगर मोल की संख्या समान है तो उसमें कणों की संख्या क्या होती है, समान होती है। इस तरह से इन कणों की संख्या स्थिर है, क्या है, यह जो अंक है 6.022 × 10⁻23 यह क्या है, निश्चित है, यह संख्या स्थिर अंक है या फिर स्थिरांक है, क्या है, यह एक स्थिरांक है, नियतांक है। तो इस स्थिरांक या नियतांक को हम कहते हैं एवोगाड्रो स्थिरांक। क्या कहते हैं, एवोगाड्रो स्थिरांक, ठीक है, या इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर, और इसे कैपिटल एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, कैपिटल एन से। एवोगाड्रो स्थिरांक को कैपिटल एन से सूचित करते हैं, और एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 6.022 × 10⁻23। मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको लिखते लिखते ऐसे याद ही हो गया होगा, 6.022 × 10⁻23। तो इस तरह से इसे हम एवोगाड्रो स्थिरांक भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, मैंने समझा दिया कि अगर हम समान मोल की संख्या अगर समान है तो कणों की संख्या क्या होगी, हमेशा समान होगी, इसलिए यह एक नियत अंक हो गया, नियतांक हो गया, अतः इसको हम एवोगाड्रो स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, और मोल संकल्पना को बेहतर रूप से सबसे पहले बताया था जीन बैप्टिस्ट ने। किसने, जीन बैप्टिस्ट नामक एक वैज्ञानिक थे उन्होंने। तो चलिए अब हम आगे एक विशेष बात को समझते हैं, और उसी टॉपिक पर आपका आय का न्यूमेरिकल भी बनने लगेगा, और उस टॉपिक को भी हम आगे देखेंगे अभी। तो चलिए अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले परमाणु मतलब अणुओं की गिनती आपको बताई थी, परमाणुओं की। अब आप समझिए कि अगर हम लिखते हैं H2O, 1 मोल H2O, 1 मोल H2O, हम एक मोल क्या है, एक ढेर है, और उस ढेर में H2O के कणों की संख्या कितनी होगी, तो 6.022 × 10⁻23 क्या, मॉलिक्यूल ऑफ H2O या फिर वाटर। जल के कितने अणु होंगे, 1 मोल H2O में, 1 मोल जल में, ठीक है, 1 मोल अगर जल लेते हैं तो वहां पर H2O के ऐसे कितने कण होंगे, तो 6.022 × 10⁻23 कण होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर आपसे पूछे कि 2 मोल में कितने होंगे, 2 मोल H2O में, तो यहाँ क्या होगा, 2 से गुना हो जाएगा। अगर 1 मोल में, अगर 1 मोल H2O में 6.022 × 10⁻23 कण है, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, तो × 2, 3 मोल में कितने हो जाएंगे, × 3, 5 मोल में कितने हो जाएंगे, × 5, तो ये 5 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे मोल से कणों की संख्या पूछ सकता है, मोल में दे देगा, जैसे आपसे कह देगा कि 5 मतलब कि 2 मोल H2O में कणों की संख्या कितनी होगी, और एक ऑप्शन ऐसा होगा, ऑप्शन होगा 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो एक ऑप्शन होगा केवल 6.022 × 10⁻23,
और एक ऑप्शन होगा इंटू 2 करके। तो यहाँ 2 मोल है तो यहाँ संख्या को किससे 2 से गुना कर देंगे, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको 2 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 और 6 दूनी 12.044 गुना 10 के पावर 22, इतने कणों की संख्या हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से अगर मोल की मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ पर कणों की मात्रा भी बढ़ेगी, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगर मोल की मात्रा बढ़ाई गई तो कणों की मात्रा बढ़ेगी। अगर यही पूछे आपसे कि हाफ मोल H2O, आधा मोल, यहाँ पर मैं बार बार H2O ले रहा हूँ, आप कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, कोई तत्व भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई परमाणु भी ले सकते हैं। तो अगर आप 1 मोल आधा मोल H2O लेते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 बटा में 2, क्योंकि ये आधा है तो बटा में 2 करने के बाद आधा होगा। तो इस तरह से अगर हाफ मोल H2O में कणों की संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा 3.011 गुना 10 के पावर 23 अणु किसके, जल के, ठीक है। तो इस तरह से आप इन बातों को समझ चुके होंगे। तो ये चीजें पूछी जाती है। आपको ये भी दे सकता है, आपको कह दे कि 12, आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर आपसे यह क्वेश्चन है कि 12.044 गुने 10 के पावर 23 अणु किसके, तो कार्बन डाइऑक्साइड के, CO2 के कितने अणु हैं, इतने, मोल की संख्या कितनी होगी, मोल की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर कितने मोल होंगे। तो आप जानते हैं, आप क्लियर जानते हैं, आपको बार बार मैंने यहाँ पर समझाया कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी, 6.022 गुने 10 की पावर 23, ठीक है। तो एक मोल में जब 6.022 गुने 10 की पावर 23 है तो यहाँ पर कितने कण है, इसका दुगुना है ना, तो यहाँ पर ये क्या होगा 2 मोल होगा। यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी होगी, 2 मोल। अगर ये भी 6.022 गुने 10 की पावर 23 होता तो ये 1 मोल होता, लेकिन इससे ये क्या है, दोगुना है, क्या है, दोगुना। तो यहाँ मोलों की संख्या 2 हो जाएगी। ये अगर इसका 3 गुना होता तो यहाँ पर 3 मोल हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, मोलों की संख्या ज्ञात करना, अणुओं की संख्या से मोलों की संख्या ज्ञात करना, कणों की संख्या से मोल ज्ञात करना, या मोल से कणों की संख्या ज्ञात करना। मोल से कणों की संख्या ज्ञात करना ही पूछा जा सकता है आपसे, यही पूछा जा सकता है। मैं जो भी पॉइंट बताता हूँ आप नोट करते जाइए, एग्जांपल्स को नोट कीजिए। अगर आपसे पूछे 0.5 मोल CO2 में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या पूछ दे आपसे कि ये 0.5 मतलब आधा, तो जब आधा मोल पूछ रहा है तो आप जानते हैं ना कि एक मोल CO2 में अणुओं की संख्या कितनी, तो 6.022 गुने 10 की पावर 23, ठीक है। तो हमसे आधा मोल में पूछ रहा है तो 0.5 मोल CO2 में क्या करेंगे, 6.022 गुने 10 की पावर 23 और बटा में गुने, जब एक में इतना तो 0.5 में कितना, तो गुने 0.5, ठीक है। अब इसे गुना करिए, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 हो गया, 2 से इसको भाग दें तो क्या होगा 3.011 गुने 10 की पावर 23 अणु। तो यहाँ पर जो 0.5 मोल CO2 में अणुओं की संख्या जो होगी 3.011 गुने 10 की पावर 23 अणु हो जाएंगे। तो इस तरह से आपसे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। आइए अब हम इसका इसी में एक और चीज को समझते हैं। अब अणु के अंदर परमाणुओं को समझते हैं। इस तरह से आप मोल को समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर हम लिखें कि 1 मोल मीथेन CH4, 1 मोल मीथेन में कार्बन के मोलों की संख्या,
कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या। ठीक है, आपसे अणु के अंदर परमाणुओं के मोलों की संख्या भी पूछी जा सकती है और पूछी जाती है। आपको आगे जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो आपको पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमसे एक कार्बन का पूछ रहा है, तो एक मोल में आप ध्यान दीजिए कि एक मोल अगर हम लेते हैं तो CH4 कितने होंगे, ऐसे ऐसे कितने कण होंगे, तो ऐसे ऐसे कणों की संख्या हो जाएगी 6.022 गुने 10 के पावर 23। ऐसे ऐसे कितने कण हो जाएंगे, ऐसे ऐसे CH4। अब ध्यान से समझिए, हमसे पूछा जा रहा है एक मोल CH4 में कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या, ठीक है, या कार्बन परमाणुओं की संख्या। यहाँ पर मोलों की संख्या बाद में समझते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो आप ध्यान से समझिए कि यहां पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप देखिए एक अणु में कितना कार्बन है, तो एक कार्बन है। एक अणु में कितना कार्बन, तो एक कार्बन। तो ऐसे ऐसे कितने अणु हैं एक मोल में, तो ऐसे ऐसे 6.022 गुने 10 पावर 23 अणु हैं। कितने अणु हैं, इतने अणु हैं। तो प्रत्येक अणु में एक कार्बन है, मतलब कि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी होगी, 1 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 कार्बन परमाणु। अगर समझ में नहीं आ रहा है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, सपोज कीजिए H2O, एक मोल H2O में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए कि अगर हम एक मोल हाइड्रोजन परमाणु मतलब हाइड्रोजन H2O जल को लेते हैं, अगर एक मोल जल लेते हैं तो उसमें जल के कितने अणु होंगे, ऐसे ऐसे कितने अणु होंगे, ऐसे ऐसे कितने अणु होंगे, तो ऐसे ऐसे H2O 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 H2O। अब समझिए, तो अगर आप एक मोल H2O में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देखना चाहते हैं तो पहले समझिए कि एक मोल जल में H2O जैसे अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो ये संख्या ऐसे ऐसे करके कितनी हो जाएगी, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23। ठीक है, मतलब कि एक मोल जल अगर हम लेते हैं उसमें H2O ऐसे ऐसे, जैसे ऐसा होगा H2O इस तरह से बना होता है, ऑक्सीजन यहाँ होता है और साइड साइड से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो ऐसे ऐसे कितने कण होंगे, ऐसे ऐसे कितने कण होंगे, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 कण होंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक कण में हाइड्रोजन परमाणु का है वो 2 गो, एक कण में ऐसे ऐसे एक कण में हाइड्रोजन परमाणु कितना 2, तो टोटल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, मतलब कि 12.044 गुने 10 की पावर 23 कण हो जाएंगे। ठीक है, कितने कण हो जाएंगे, 12.044 गुने 10 की पावर 23 परमाणु एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो है यहाँ पर 2 है तो दुगनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और अगर आपसे यह भी पूछा जाए, अब यहाँ समझिए कि यहाँ पर अगर यह पूछ लेता कि हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अगर पूछ लिया तो ये तो एक में 2 है तो दुगना कर दिए। अगर आपसे मोलों की संख्या पूछ ली जाती, अगर मोलों की संख्या पूछ ली जाती तो 2 मोल हो जाता। कितना मोल हो जाता, 2 मोल। यहाँ पर हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 4, कार्बन के मोलों की संख्या 1, अगर परमाणु के मोल की संख्या पूछे, जबकि CH4 मतलब मीथेन पूरा है तो मीथेन के मोलों की संख्या तो 1 मोल। ठीक है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या पूछता तो एक अणु में
4 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, तो ऐसे ऐसे इतनों में कितना होगा, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए तो उतना हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें समझने के लिए आप आसानी से इस वीडियो को देखिए, मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और एक एक पॉइंट देखिए। आप इस तरह से समझिए कि आप मतलब आप जो है एक बेहतर स्टूडेंट हैं, ठीक, और आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। आप कमेंट कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आया, मैं इसको और बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन यह पता चले तब ना कि आप किस तरह से समझना पसंद करते हैं। पर मैंने जो यहाँ समझाया है वो काफ़ी बेहतर तरीका है समझाने का, ठीक है। चलिए अब आगे हम समझते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया, तो हाइड्रोजन मतलब परमाणुओं की मोलों की संख्या देख लिया कि परमाणुओं के मोल कैसे ज्ञात हो जाएंगे। एक तरह से और देख लीजिए, आप सपोज करते हैं हम लिखते हैं 1 मोल CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बताइए क्या होगी। तो यहाँ पर 1 मोल CO2 में CO2 की संख्या कितनी होगी, मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसमें CO2 कितने होंगे, CO2 ऐसे ऐसे CO2 कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 6.022 × 10⁻23। मतलब अब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या पूछ रहा है ना, तो एक अणु में कितने ऑक्सीजन, 2, एक अणु में 2 ऑक्सीजन, तो इतने अणुओं में कितना, इसको 2 से गुना कर दीजिए ना, यही हो गया ना। अगर मोल की संख्या पूछे, क्या पूछे, मोल पूछे, तो आप जान रहे हैं कि कार्बन अगर 1 ले लें हम, तो यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कार्बन के मोलों की संख्या पूछेगा। अगर कार्बन के मोलों की संख्या पूछेगा तो 1 मोल होगा, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या पूछेगा, परमाणु के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर 2 मोल हो जाएगी, क्योंकि 2 परमाणु है तो 2 मोल, ठीक है। तो इस तरह से परमाणुओं की संख्या और मोलों की संख्या पर आधारित भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, न्यूमेरिकल आएगा तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं आणविक द्रव्यमान के सापेक्ष ग्राम अणु देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, कहता है कि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल कणों, जैसे कि कणों के रूप में हम क्या बताए हैं, इसमें तो हम मोल में हम क्या करते हैं, किसकी गिनती करते हैं, टेबल बेंच आलू बैगन इस सब की गिनती तो करते नहीं है, हम करते हैं कणों की गिनती। वो भी किन कणों की, परमाणुओं की, अणुओं की, आयनों की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, इन सब कणों की गिनती करते हैं। तो मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल कणों की संख्या, मूल कणों की जो संख्या होती है उतनी ही होती है जितनी कार्बन 12 C12 के ठीक 12 ग्राम में उसके परमाणुओं की संख्या होती है, मतलब कार्बन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो आप अगर 12 ग्राम कार्बन लेते हैं, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 मोल होगी, कितनी होगी, 1 मोल, और 1 मोल मतलब कितना, 6.022 × 10⁻23, यही बात ना। 12 ग्राम कार्बन परमाणुओं को अगर हम लेते हैं इसके अनुसार, अगर 12 ग्राम कार्बन परमाणुओं की संख्या, अगर 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की, कार्बन परमाणु की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 मोल है, तो इसका मतलब है कि इसमें कितनी संख्या है, 6.022 × 10⁻23। उस तरह से अब हम एक बात करते हैं कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी अणु यौगिक का जो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान होता है या सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होता है, ठीक, उसको जब हम ग्राम में लिखते हैं, जब हम उसे क्या करते हैं, ग्राम में लिखते हैं, तो वह उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान, या उसे कहते हैं ग्राम अणु। क्या कहते हैं, ग्राम अणु। जैसे आप सपोज कीजिए कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23, परमाणु द्रव्यमान इकाई कितना, 23। अगर हम इसको ग्राम में लिख दें, मतलब कि यह हो गया परमाणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु हो गया या मोलर द्रव्यमान हो गया। अगर हम लिखते हैं H2O, इसका
आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 18 ग्राम होता है, 18 AMU होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम 18 ग्राम लिख दें तो ये क्या हो गया? मोलर मास हो गया, मतलब कि मोलर द्रव्यमान हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मोलर द्रव्यमान जो होता है वो समान होता है, आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान समान होता है। जब AMU में लिखा हुआ रहेगा तो वो आणविक द्रव्यमान है, ठीक है, और जब ग्राम में लिखा हुआ रहेगा तो वो मोलर द्रव्यमान है या ग्राम अणु है। क्या है? ग्राम अणु, ठीक है। 1 ग्राम अणु, जैसे कि जल का 1 ग्राम अणु या 1 मोल बराबर कितना द्रव्यमान? तो 18 ग्राम। कितना? 18 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से एक पॉइंट आप लिखिएगा कि पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होता है वही क्या होता है? मोलर द्रव्यमान या ग्राम अणु होता है, ठीक है। और वह क्या होता है? 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल इसके बराबर संख्या के रूप में अगर ले हम, अगर उसको हम संख्या के रूप में, ये तो ग्राम के रूप में है, किस रूप में? ग्राम के रूप में। यहाँ पर हम द्रव्यमान देख रहे हैं, यहाँ पर हम मोल के रूप में उसी ग्राम को देख रहे हैं। और अगर संख्या के रूप में ले लें तो क्या होगा? 6.022 × 10 की पावर 23 कम हो जाएंगे, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए, ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफी काम देने वाला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल, मतलब कि कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं इस पर आधारित, उसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। अगर हम लिखते हैं 1 मोल H2 गैस, 1 मोल H2 गैस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हमने 1 मोल H2 गैस लिखा है, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या, यह एक अणु यौगिक है, H2 क्या है? कि यौगिक है, तो इसके जो कण होंगे वो मॉलिक्यूल होंगे, अणु होंगे। तो यहाँ पर अणुओं की संख्या क्या होगी? 6.022 × 10 की पावर 23 अणु, ठीक है, हाइड्रोजन के। अब आप एक चीज समझिए यहाँ पर कि 1 मोल, मतलब मोल क्या क्या दर्शाता है, मोल के क्या महत्व है। तो 1 मोल अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के कणों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन अणुओं की कणों की संख्या कितनी? 6.022 × 10 की पावर 23। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है कि यह जो 1 मोल H2 है, यह अपनी द्रव्यमान को दर्शाता है, ग्राम में अपने द्रव्यमान को दर्शाता है, जो कि कितना द्रव्यमान होगा? तो H2 का 2 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 ग्राम, ठीक है। यह 2 ग्राम, मतलब कि अगर आप 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस ले लेंगे, हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम लेंगे, तो उसमें परमाणुओं की संख्या, मतलब हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगी। उसके बाद आपको, अब यह गैस है तो गैस का एक आयतन होता है, गैस का क्या होता है? एक आयतन होता है। तो सामान्य ताप एवं दाब पर, यह सामान्य स्टैंडर्ड मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। अगर 1 मोल H2 लिए हैं तो इसका मतलब कि कणों की संख्या इतनी है, ठीक है। मान लेते हैं हम इतने दूर में 1 मोल हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे जो कण बना रहे हैं, इसकी संख्या अनेक है। कितनी है? तो इतनी है, क्योंकि यह 1 मोल है, ठीक है। यहाँ पर H2 कितने होंगे? तो 6.022 × 10 की पावर 23 होंगे। और इनका द्रव्यमान कितना होगा? तो 2 ग्राम होगा। कितना होगा? 2 ग्राम, क्योंकि H2 का आणविक द्रव्यमान 2 AMU होता है
और इसी एमयू को अगर हम ग्राम में लिख दे तो इसका क्या बन गया, मोलर मास हो गया, मोलर द्रव्यमान हो गया। तो हम मोलर द्रव्यमान लिख रहे हैं, ठीक। अब ये गैस है तो इसका आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर, ठीक है। सामान्य ताप एवं दाब को कहीं कहीं पर एसटीपी भी लिखता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आप ध्यान देंगे कि मानक ताप एवं दाब पर जो ताप का मान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, या 273 केल्विन। और दाब का जो मान होता है, मानक ताप एवं दाब में दाब का जो मान होता है वो होता है 760 मिलीमीटर पारा का दाब, पारा के दाब का कितना, 760 मिलीमीटर। तो इस तरह से आप मानक ताप एवं दाब में दाब का मान और ताप का मान भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया है। तो चलिए अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल देखेंगे। धन्यवाद।